हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में मैप की अंडरस्टैंडिंग बहुत मायने रखती है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या दूसरे स्टेट पीसीएस हो या एनडीए सीडीएस या इवन कोई और एग्जाम, मैप बेस्ड क्वेश्चन जरूर दिखाई पड़ते हैं। मैप के ये क्वेश्चन फिजिकल मैप से भी आते हैं और पॉलिटिकल मैप से भी आते हैं। मैप रीडिंग अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन कुछ बच्चे मैप को देखकर डरते हैं, घबराते हैं, क्योंकि बेसिक उनको पता नहीं होती है। आज के इस सेशन में मैं ऑस्ट्रेलिया के मैप को, फिजिकल मैप को बहुत डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में टिप्स दूंगा कि कैसे मैप को आसानी से समझें और लंबे समय तक दिमाग में रखें। मैप की सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम पढ़ते हैं और तुरंत भूल जाते हैं। कैसे इससे बचा जाए, ये सारी चीजें वन बाय वन हम लोग इस सेशन में करेंगे और पूरे सेशन में बहुत सारे पीवाईक्यू भी देखेंगे और उनको भी हम लोग कलेक्ट करते चलेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप मैप देखो तो मैप या मानचित्र दो प्रकार का होता है। पहले को कहते हैं फिजिकल, मतलब भौतिक, और दूसरे को कहते हैं पॉलिटिकल, मतलब राजनीतिक। फिजिकल मैप जब हम देखते हैं तो आमतौर पे आपको जो आपका एटलस है, जो मानचित्र है, उसमें फिजिकल लोकेशन कुछ ऐसे दिखाई पड़ता है, ज्यादा डिटेल नहीं मिलता है। इसके डिटेल को समझने के लिए हमें कलर के कॉन्फ़िगरेशन को समझना पड़ेगा कि कौन सा कलर क्या बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, यहां पर जो ये ब्लू एरिया है, ये पूरा ओशियन को रिप्रेजेंट करता है। चारों तरफ ये पूरा नीला समुंदर है। समुंदर में भी जो व्हाइट स्पॉट हैं, पैचेस हैं, ये सारे बता रहे हैं कि उसकी गहराई कम है। जहां पर ये डीप ब्लू है तो वो बहुत गहरा समुंदर है। जबकि लैंड पार्ट को बताने के लिए ये ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर और ब्राउन कलर को ज्यादातर यूज करते हैं। जो एरिया ग्रीन है, हरा है, हरा से मतलब हुआ कि ये प्लेन एरिया है, इसकी ऊंचाई समुंदर से ज्यादा नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर आपको एलिवेशंस दिखाना है तो फिर कलर चेंज होंगे, ये ब्राउन कलर हो जाएगा या फिर येलोइश कलर हो जाएगा। अगर येलो है, ज्यादा येलो है, तो इसका मतलब वो डिजर्ट भी हो सकता है। और जो सबमिट है उसके लिए पूरा का पूरा ब्राउन कलर यूज करते हैं। स्नो कवर्ड, हिम आच्छादित क्षेत्रों के लिए व्हाइट कलर यूज होता है। तो इस तरह से फिजिकल मैप को रिप्रेजेंट किया जाता है कलर के बेस पर। अब आते हैं कि अगर इन सभी चीजों को समझना है तो फिर कैसे समझेंगे। क्या ये पूरा मैप एक साथ पढ़ा जा सकता है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। आपको हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। मैप पढ़ते समय एक एक चीजों को देखें और उसके बाद सबको एक साथ जोड़ दें। ओनली आफ्टर यू विल कीप द कंसेप्ट, द फैक्ट इन योर माइंड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो चीजों को ऐसे पढ़ा जाता है कि मान लो अगर हम ऑस्ट्रेलिया देखेंगे तो सबसे पहले देखना पड़ेगा इसका जियोग्राफिकल लोकेशन किधर है, दूसरा इसके माउंटेन्स कहाँ मिल रहे हैं, तीसरा माउंटेन की कोई सबमिट है तो वो किधर है, चोटी कौन सी है, चौथा देखेंगे कि यहाँ कोई प्लेटू है और ऐसा प्लेटू जो किसी काम का हो। जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया में एक प्लेटू है, किम्बरले प्लेटू, वहां पर एक डायमंड मिलता है, पिंक डायमंड, और पिंक डायमंड यू नो इज द प्रीसियस मेटल, बहुत महंगा है, कॉस्टलीस्ट डायमंड है, वो सबसे महंगे डायमंड में आता है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन लेने पड़ेंगे। इसके बाद रिवर, लेक, डेजर्ट एंड ओशियनिक पार्ट। तो स्टेप बाय स्टेप करके सबको फिर क्लब किया जाता है, एक साथ देखा जाता है। इन्हीं सब चीजों को हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके साथ ऑस्ट्रेलिया के बारे में शेयर करनी है। आमतौर पर ये चीजें रेगुलर क्लास में बताया जाता है ताकि बच्चे उसको समझ पाए। तो वही चीजें यहाँ भी होंगी। देखो क्वेश्चंस भी इससे बराबर बने। सीएपीएफ का ये एग्जाम था 2024, यूपीएससी इसको कंडक्ट करता है और सीधे क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया से दिख रहे हैं कि विथ रेफरेंस ऑफ साउथ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट के संदर्भ में
Which of the following statement are correct? It is situated along the Indian Ocean. Again, it experiences rain during winter month of December and January. अब ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे, ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है, आंसर इसका आगे देंगे। चलो आते हैं हम लोग, सीपीएफ का एक बैच भी वृंदा एकेडमी पर चल रहा है, बहुत नॉमिनल फीस है, ये फीस 499 है, इसका पूरा तैयारी होगा, दैट इज 499 पर मंथ है, और इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर जीएस की डिटेल क्लासेस साथ में दूसरे पेपर की भी क्लासेस अवेलेबल हैं, तो इसमें भी आप ऐड हो सकते हो। नंबर्स ये है। आओ चलते हैं हम लोग सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के कुछ बेसिक चीजों को समझें। आते हैं, दोनों चीजें समझेंगे, ऑस्ट्रेलिया को कैसे देखना है और क्या है। सबसे पहले वी शैल फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑन मैप फर्स्ट। पृथ्वी के ग्लोब पर ऑस्ट्रेलिया के लोकेशन को देखना है। देखो ये है 0 डिग्री, जिसको कहा जाता है इक्वेटर या विषुवत रेखा, क्योंकि ये पृथ्वी को 2 बराबर हाल्व्स में, आधे गोले में बांटता है, इसीलिए कहते हैं इसको इक्वेटर। ऑस्ट्रेलिया हमसे उलट साउदर्न हेमिस्फीयर में दिखाई पड़ता है और विषुवत रेखा के पास तक इसका स्ट्रेच कुछ ऐसे बनता हुआ हमें दिखता है। बिल्कुल साउथ में ऑस्ट्रेलिया दिखाई पड़ता है और दक्षिणी गोलार्ध में। अब देखो, उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। अंतर ये होता है कि जैसे हमें सनलाइट, यहाँ पे हमारा इंडिया है, हमारा प्यारा भारत इधर है, तो हमारे यहाँ पर अगर समर होगा, ग्रीष्म काल होगी, तो वो होगी मई, जून, जुलाई और अगस्त में। इसी समय सूर्य उत्तर की ओर होता है और हमें गर्मी लगती है। लेकिन जब सूर्य दक्षिण की ओर जाएगा, खासकर दिसंबर, जनवरी, नवंबर के महीने में, तो फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो है वो सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। तो हमसे उलट इनका जो समर होता है वो हमारे विंटर में होता है। तो सबसे पहली बात तो यही देखनी है, और यही तो है इसका आंसर कि भाई इट एक्सपीरियंसेस रेन ड्यूरिंग इट्स विंटर मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी। भाई दिसंबर और जनवरी उसका समर मंथ होता है, तो समर मंथ में उसको रेनफॉल मिलता है, ना कि विंटर मंथ में मिलेगा। तो ये बिल्कुल उल्टा, यहीं पे आंसर मिल रहा था, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, अब पूरे ऑस्ट्रेलिया को अगर देखें फिजिकल पार्ट को, तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में पूरा का पूरा अपना पैसिफिक ओशियन है, तो वेस्ट में आते हैं तो इंडियन ओशियन दिखाई पड़ता है, नॉर्थ में भी आधा पार्ट पैसिफिक का है और आधा पार्ट इंडियन ओशियन का दिखता है। ऑस्ट्रेलिया माना जाता है कि दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। केवल स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ही नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिस पर केवल एक ही देश बसा हुआ है, एक सॉवरेन कंट्री बसा हुआ है। ऐसा कोई दूसरा कॉन्टिनेंट है ही नहीं जिस पर कोई एक देश बसा हुआ है। लाइक अगर हम कहें, मान लो यूरोप है, बहुत सारे देश हैं, 54 कंट्री है, अफ्रीका में बहुत है, एशिया में बहुत है, अंटार्कटिका में कोई देश का है ही नहीं, वो कॉमन प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से एक ही देश इस पर बसा हुआ है और चारों तरफ से समुद्र से ये घिरा हुआ है। अब आते हैं थोड़ा सा और कि देखो, कई बार आप सुनते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है ओशिनिया। ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया, इस दोनों में क्या अंतर है? ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया ये दोनों एक ही हैं या दोनों अलग अलग होते हैं? तो दोनों अलग अलग हैं। जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉन्टिनेंट, महाद्वीप की बात कर रहे हैं, और जब ओशिनिया की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ आइलैंड लोकेटेड मेनली इन पैसिफिक ओशियन। तो प्रशांत महासागर के द्वीपों की बात हो रही है, पैसिफिक ओशियन के द्वीपों की बात हो रही है ओशिनिया में। अब ओशिनिया में कौन कौन से द्वीप आते हैं? तो 4 द्वीप होंगे इसमें, ऑस्ट्रेलिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और माइक्रोनेशिया। ये चारों यहाँ पे होंगे, तो उसको कहा जाएगा ओशिनिया। ऑस्ट्रेलिया, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद मेलानेशिया,
ये सब आगे मैप की क्लास होगी उसमें बताएंगे। माइक्रोनेशिया और लास्ट वन हो गया अपना पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया, तो दिस वे ओशिनिया comprises 4 different type of islands: ऑस्ट्रेलिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया। ये चारों आइलैंड मिलकर ओशिनिया बनाते हैं। अब इनका फॉर्मेशन वगैरह कैसे हुआ, तो ये जो पूरा ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है मेनली, ये थोड़ा अलग है ओशिनिया ग्रुप से। देखो ऐसा हुआ कि जब पूरा पेंजिया बना, बच्चों ने पढ़ा होगा पहले कि एक स्कॉलर थे अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर पोस्टुलेटेड दैट वंस ऑल द कॉन्टिनेंट वर यूनाइटेड टुगेदर, कभी सारे कॉन्टिनेंट एक साथ जमा थे, और जब जमा थे सारे कॉन्टिनेंट तो इसी कॉन्टिनेंट को कहा गया पेंजिया। आगे चलकर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून एंड द रोटेशन ऑफ अर्थ, दो चीजों के कारण, धरती के घूमने और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण धीरे धीरे ये टूटा। हालांकि प्लेट टेक्टोनिक कहता है कि ये प्लेटों के खिसकने से टूटा, तो जैसा है उसके अनुसार पेंजिया दो पार्ट में टूट गया। एक था अंगारा लैंड और दूसरा था गोंडवाना लैंड। उसी गोंडवाना लैंड में जब हम लोग, इंडिया भी उसी गोंडवाना लैंड का पार्ट था, तो जब गोंडवाना लैंड आगे चलकर टूटा तो इसी गोंडवाना लैंड के टूटने से हम देखते हैं कि इंडो ऑस्ट्रेलिया, जो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है उसका फॉर्मेशन हुआ कुछ यहां पर। ये पूरा इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट था, एक ही थे, दोनों ऐसे जुड़े हुए थे रॉक के स्लैब। अब क्या हुआ कि इसके बीच में भी महासागर फट गया, और महासागर के फटने से भारत इधर खिसक गया और ऑस्ट्रेलिया इधर खिसक गया। तो कभी भारत और ऑस्ट्रेलिया एक ही थे, धीरे धीरे अलग हुए, तो बीच में हम देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर पानी वाला एरिया बनता चला गया। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया का इतिहास और भारत का जियोलॉजिकल हिस्ट्री सेम ही दिखता है। चलो इतना आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा और जान लें। जैसे हम लोग कहते हैं कि इंडियन पेनिनसुला है अपना पूरा पार्ट, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया का जो पूरा पार्ट है इसको कहा जाता है साहुल सेल्फ। इसको कहते हैं साहुल सेल्फ, ध्यान रखना है इसको, साहुल सेल्फ, और सुंडा ऊपर वाले को कहते हैं। अब आओ चलते हैं, डिटेल करते हैं हम लोग फिजिकल फीचर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन डिटेल। क्या है एग्जैक्टली फिजिकल फीचर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? तो जब आप ऑस्ट्रेलिया के फिजिकल फीचर को देखते हो तो लेट मी ड्रॉ सम मैप फर्स्ट सो दैट यू गेट एग्जैक्ट आइडिया व्हाट आई विल से विथ रिस्पेक्ट टू ऑस्ट्रेलिया। आखिर इसके बारे में क्या बात होने जा रही है। तो देखो फिजिकल फीचर में जब हम लोग देखते हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप चीजों को कवर करना चाहिए। जैसे सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए माउंटेन एंड इट्स पिक, इसकी जो चोटी है उसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलो पहले आइडेंटिफाई करते हैं ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मेजर माउंटेन हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो पहले आइडेंटिफाई करो मैप पे, आप अपने एटलस पे देखो एटलस कौन सा लेना है, कौन सा एटलस हमें लेना चाहिए। एटलस, तो घर पे एटलस पढ़ना बहुत जरूरी है, और डेली कम से कम आपको 10 मिनट एटलस पे एक टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। ओनली आफ्टर यू विल गेट द फैक्ट इन योर माइंड फॉर पीरियड ऑफ टाइम, अदरवाइज यू मे ड्रॉप दैट पॉइंट, वो छूट जाएगा, कहीं पे आप खो दोगे। तो 10 मिनट डेली रखना है। एटलस हमें आमतौर पे जो सबसे अच्छा एटलस मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया वो है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस ही काम करता है, और वो भी इंग्लिश वाला, हिंदी में नहीं लेना है, हिंदी में फिर चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। जगह के नाम है उनको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख चोटियों को, पर्वत और उसकी चोटियां। तो कहाँ कहाँ पर्वत का लोकेशन है ये देखते हैं हम लोग। सबसे पहला जो माउंटेन दिखाई पड़ता है ऑस्ट्रेलिया का, ये इसके
ईस्टर्न पार्ट में दिखता है और इस माउंटेन रेंज का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो GDR के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर जब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर दो और छोटे छोटे पहाड़ दिखाई पड़ेंगे। एक का नाम है फ्लिंडलर, अभी आएगा फ्लिंडलर, और दूसरे का नाम है रोडोफी। ये दोनों काम के कम है। पीछे आते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ेगा वेस्टर्न पार्ट में। अच्छा, वेस्टर्न पार्ट मैंने कहा तो जो भी नए बच्चे हैं वो ध्यान रखें कि मैप पर अगर हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखते हैं तो ये डायरेक्शन सिंबल होता है। जो ईस्ट की ओर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो आगे दिखा रहा है वो ईस्ट होता है, पूरब दिशा है, और जो ऊपर है ये नॉर्थ है, मतलब उत्तर दिशा है। तो इसके पश्चिमी भाग में जो माउंटेन है वो बहुत पॉपुलर है, इसका नाम है डार्लिंग रेंज। डार्लिंग रेंज, ठीक है। तो ये, और बीच में दो और पहाड़ दिखते हैं, मुसग्रेव एंड जील। मुसग्रेव एंड जील, तो मुसग्रेवल या मुसग्रेव एंड जील रेंज, ये 5 पहाड़ हैं। इनमें से हमें बस 2-3 पहाड़ों को थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, फ्लिंडलर रेंज, मुसग्रेव जील, और मुसग्रेव और मैकडोनाल्ड, और लास्ट का है डार्लिंग। यही डार्लिंग के पास हैमर्सले रेंज है। हैमर्सले रेंज है, ये भी रख सकते हैं इसको, हैमर्सले रेंज। अब आओ चलते हैं वन बाय वन, डिटेल करते हैं। सबसे पहले लेते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो देखो, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ से स्टार्ट होता हुआ साउथ तक पहुंचता है। लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस सीरीज ऑफ माउंटेन है ये पूरा, लेकिन इसको अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे इसी रेंज का नाम बीच में हो जाता है न्यू इंग्लैंड रेंज। अब ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कहाँ है न्यू इंग्लैंड रेंज। न्यू इंग्लैंड रेंज इस बीच में कोई बच्चे मुझे बताएं, जैसे ये न्यू इंग्लैंड रेंज है तो गलती से हम लोग इंग्लैंड पहुंच जाएंगे अगर नहीं पता है तो। इसी तरह से सदर्न आल्प्स कहाँ पे है, साउदर्न आल्प्स माउंटेन कहाँ पे मिलता है, जरा इसको कमेंट बॉक्स में बताओ। क्वेश्चन यूपीएससी तक में पूछ चुका है ये। तो इस तरह से न्यू इंग्लैंड रेंज है, और इसी का ब्रांच जब नीचे आता है तो इसी का नाम हो जाता है स्नोई माउंटेन। स्नोई माउंटेन। तो ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के ये सब ब्रांच हैं, और इन्हीं का नाम है न्यू इंग्लैंड रेंज और स्नोई माउंटेन। ये पूरा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। कुछ इस तरह से ये स्क्रैपमेंट है, मतलब कि ये अलग ही टाइप से बना हुआ है। इसका पूरा फॉर्मेशन सबडक्शन ऑफ लैंड का आउटकम है, और ये बहुत पुराना माउंटेन है। इतना पुराना है कि इसके जो ओरिजिनल फीचर हैं वो धीरे धीरे डिप्लीट हो गए हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो गए हैं। ठीक है। अब ये पूरा माउंटेन एग्जाम्पल बनता है आमतौर पे फॉल्ट माउंटेन या भ्रंश का, जहां पर पहाड़ का निर्माण आसपास के चीजों के नीचे धंसने से होता है, तो दैट इज कॉल्ड द फॉल्ट माउंटेन। लेकिन ऐसे भी एविडेंस है कि यहाँ पर फोल्डिंग, मतलब ऐसे बेंडिंग ऑफ रॉक भी हुई है। तो रॉक की बेंडिंग भी हुई है और फॉल्टिंग भी हुई है। तो ये फॉल्ट भी है, फोल्ड भी है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो मिलती है स्नोई माउंटेन के आसपास। जो नीचे का एरिया है स्नोई माउंटेन यहीं पे दिखता है, और इसी में स्नोई माउंटेन के आसपास जो है हाईएस्ट पिक है, उसका नाम है कोसिस्को। तो कोसिस्को, माउंट कोसिस्को, कॉस्को बॉल से खेलते थे उसी से याद कर लो, कोसिस्को माउंटेन इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहां पर विंटर सीजन में बर्फ जमा होते हैं। देखो, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर परमानेंट ग्लेशियर नहीं मिलते हैं, केवल यही एक कॉन्टिनेंट है। रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट नोन फॉर परमानेंट ग्लेशियर, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो जब यहाँ पे बर्फ जमते हैं तो इस तरह से स्नो स्पोर्ट
कंडक्ट होते हैं, लोग स्कीइंग वगैरह करने लगते हैं। ठीक है, तो ये मेजर माउंटेन है ऑस्ट्रेलिया का। इसके बाद जो मैंने कहा दो छोटे छोटे माउंटेन हैं, फ्लिंडर रेंज को लेते हैं पहले। फ्लिंडर रेंज और रिमार्केबल रेंज यहीं पे है। तो जो फ्लिंडर रेंज है ये एडिलेड के आसपास दिखता है, फ्लिंडर रेंज। और फ्लिंडर रेंज देखो जाना जाता है यूरेनियम माइनिंग के लिए। यहां पर आज भी यूरेनियम के बड़े बड़े माइंस हैं, लाइक बेवरली माइंस। तो यहीं पर बेवरली माइंस हैं, ओलंपिक डैम है, पुराना बंद हो गया रेडियम हिल्स है, हनीमून हिल्स है। ये सारे जो हैं फ्लिंडर के आसपास दिखते हैं। पूरा का पूरा एडिलेड रीजन जाना जाता है एग्रीकल्चर के लिए, बहुत अच्छी वहां पे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी होती है। वाइल ये जो मैंने वेस्टर्न पार्ट में दिखाया डार्लिंग रेंज, तो डार्लिंग रेंज जो पर्थ के आसपास दिखता है वो भी फेमस है बॉक्साइट माइनिंग के लिए। बहुत सारा यहाँ पर बॉक्साइट का माइनिंग होता है और इसका नाम डार्लिंग इसलिए है क्योंकि इसका नाम उस समय के ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर राल्फ डार्लिंग के नाम पे रखा गया था। ठीक है, ये पूरा डार्लिंग रेंज का सीन आप देख रहे हो। आते हैं बाकी मैकडोनाल्ड और मुस्ग्रेव के बारे में। तो मैकडोनाल्ड और मुस्ग्रेव मुस्ग्रेव ये जो दोनों रेंज हैं, ये दोनों रेंज बहुत ड्राई रीजन में पड़ते हैं। यहीं से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बगल से गुजरता है, ये ऊपर ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाएगा। और ये एक तरह से कहो तो बैरन लैंड है, फर्टिलिटी ना के बराबर दिखती है। और ये पूरा रीजन एक तरह से कहो तो नो मैंस लैंड की तरह दिखता है। हालांकि कुछ थोड़े बहुत गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर के यहाँ पर माइनिंग हो रहे हैं मुस्ग्रेव में, बस नाम ही जानना है इसका। ये मुस्ग्रेव रेंज है और ये मैकडोनाल्ड रेंज बनता है। अब आते हैं थोड़ा नीचे, प्लेटू और पेनिनसुला इन ऑस्ट्रेलिया बहुत काम का है। देखो आप जानते हो ऑस्ट्रेलिया रिसोर्स रिच कॉन्टिनेंट है, बहुत सारी चीजें हैं। चलते हैं प्लेटू को अब आइडेंटिफाई करें और पेनिनसुला को। दूसरा मैप लेंगे तो दूसरा फीचर है अपना प्लेटू एंड पेनिनसुला। जो मैं मैप बना रहा हूं साइड से, इसको पहले आप क्या करो कि इसके बेस पे चीजों को आइडेंटिफाई करो, लोकेट करो मैप पे। उसके बाद यहां से फैक्ट को मैच कर लो, पूरा ऑस्ट्रेलिया एक बार में तैयार हो जाएगा। तो अब दूसरा फीचर ले रहे हैं प्लेटू एंड पेनिनसुला, दोनों में अंतर है। जब हम प्लेटू की बात करते हैं इसका मतलब हम बता रहे हैं एक टेबल लैंड फॉर्मेशन को, जिसका ऊपर का शीर्ष सपाट होगा। एन एलिवेटेड पार्ट ऑफ लैंड विथ फ्लैट टॉप इज कॉल्ड प्लेटू। तो इसको कहा जाता है प्लेटू जिसका शीर्ष सपाट हो और कम से कम 300 मीटर ऊंचा हो। जबकि पेनिनसुला इज पार्ट ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन इट्स थ्री साइड। तीन तरफ से जब पानी से घिरा होगा कोई जमीन का भाग, तो उसी को कहा जाता है पेनिनसुला। मेक इट क्लियर। अब आते हैं थोड़ा डिटेल पे कि ऑस्ट्रेलिया का कौन सा प्लेटू है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहला जो प्लेटू है वो है यहाँ पर किम्बरले प्लेटू। किम्बरले प्लेटू देखो यहाँ पे आ रहा है, किम्बरले प्लेटू सबसे मेजर प्लेटू है। और पहले किम्बरले प्लेटू को ही देखेंगे, उसके बाद दूसरा। जबकि पेनिनसुला को देखें तो पेनिनसुला जो सबसे रिलेवेंट है वो यहाँ पर है, विच इज केप यॉर्क पेनिनसुला। केप यॉर्क पेनिनसुला ये तीन तरफ से घिरता है। एक तरफ गल्फ ऑफ कारपेंथ्रिया है, इधर टॉरस स्ट्रेट है और इधर हमारा कोरल सी है। तो इस तरह से तीन तरफ से घिरता है अपना केप यॉर्क पेनिनसुला। अब आते हैं सबसे पहले किम्बरले प्लेटू क्या है। तो देखो ये जो आप छोटा सा पिक्चर देख रहे हो इधर, दैट इज द रियल इमेज ऑफ किम्बरले प्लेटू। ऐसा कुछ ये दिखता है, बहुत ड्राई है, लेकिन किम्बरले प्लेटू इज वन ऑफ द प्रोमिसिंग एरिया फॉर ऑस्ट्रेलिया। बहुत पोटेंशियल है। ऐसा क्या मिलता है यहाँ पे जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है, तो वो है ये, दैट इज पिंक एंड रेड डायमंड। ये दोनों इतने कॉस्टली होते हैं, इतने कॉस्टली कि देखो जैसे नॉर्मल डायमंड है उसका रेट तो मान लो कुछ लाख कैरेट में दिखता है, बट इसका बिलियंस
डॉलर में 1 कैरेट मिलता है। तो ये सब बहुत महंगे वाले डायमंड है। जो रेड डायमंड है उसका कॉस्ट 1 मिलियन से 5 मिलियन पर कैरेट जाता है, जबकि पिंक डायमंड का भी उससे उसके आसपास थोड़ा कम होता है, वो होता है। तो ये किम्बरले प्लेटो इज नोन फॉर रेड एंड पिंक डायमंड। इसी तरह से ये जो अपना केप यॉर्क है, तो केप यॉर्क पेनिनसुला इज अगेन नोन फॉर रिच बॉक्साइड डिपोजिट। तो बॉक्साइड और कोल यहां पर बहुत ज्यादा मिलता है। अगेन दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट टिप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का नॉर्दर्न मोस्ट टिप है, ठीक है, केप यॉर्क पेनिनसुला। इस तरह से सराउंडेड बाय गल्फ ऑफ कारपेंथ्रिया, कोरल सी और ऊपर टॉरस सी में है। इस बीच में छोटे छोटे लैंड फॉर्मेशन यहां पे दिखते हैं, दैट इज कॉल्ड अर्नहम लैंड। अर्नहम लैंड, यहाँ पे अर्नहम लैंड इज काइंड ऑफ प्लेटू फाउंड इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है ये। और यहां पर हम देखते हैं कि नॉर्दर्न टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया में है। और यहां पर हम देखते हैं कि थोड़े बहुत जो है यूरेनियम की माइनिंग होती है, और खासकर रेंजर यूरेनियम माइन इसी के आसपास दिखता है, ठीक है। चलो, केप यॉर्क पेनिनसुला। इसके बाद आते हैं लेक की तरफ। यू नो वेरी वेल, ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट ऑन ग्लोब। बहुत सूखा है, पानी वानी है नहीं इसके पास। रीजन बीइंग कि ऑस्ट्रेलिया लाई इन हाई प्रेशर जोन ऑफ एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर के हाई प्रेशर जोन में है, जहां पे हवा ऊपर से नीचे गिरते रहती है। तो ऐसे कंडीशंस में यहां पर ज्यादा लेक के फॉर्मेशन नहीं होते हैं। थोड़े बहुत लेक मिलते हैं एंड विच आर रिलेवेंट फॉर द पर्पस एग्जामिनेशन। एग्जाम के लिए बहुत रिलेवेंट है। चलते हैं लेक को समझते हैं, कौन कौन सा लेक हमें याद रखना है। फिर से एक छोटे मैप के साथ इसको आइडेंटिफाई कर ले कि भाई कौन सा मैप लेक हमारे लिए रिलेवेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे रिलेवेंट लेक है दैट इज कॉल्ड इन हिंदी लेक आयर, और इंग्लिश में भी कहते हैं इसको लेक आयर, ठीक है, आयर। इसके बाद एक छोटा सा लेक है, इसका नाम बहुत विचित्र है, डिसअपॉइंटमेंट। अभी चलेंगे डिसअपॉइंटमेंट। और एक और लेक है इधर जो इसके तस्मानिया में है, क्लियर लेक, सेंट क्लियर लेक। तो 3 लेक पर हमें काम करना है। और सबसे पहला लेते हैं लेक आयर। लेक आयर जो इसके बिल्कुल बीच में है, विच इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा लेक है ऑस्ट्रेलिया का, जो एक एंडोहरिक लेक है। एंडोहरिक लेक का मतलब हुआ कि इसमें इनकमिंग वाटर तो है, दिस इज द आउटफ्लो ऑफ रिवर्स। आउटफ्लो है, मुहाना है रिवर का, बट पानी इससे आगे नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि धीरे धीरे पानी इसमें सूख जाता है, तो इसीलिए यहाँ कोई आउटलेट नहीं दिखता है। और इन सारी जगहों पर, पूरे ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी बात है कि इसके पूरे साल्ट वाले पार्ट में, पूरे लैंड वाले पार्ट में साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, जैसे सोडियम है, पोटासियम है, कैल्शियम है, ये बहुत ज्यादा है। तो जब नदियां लेक आयर में आती हैं तो अपने साथ इस तरह के साल्ट पार्टिकल, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, लाकर जमा करते रहती हैं। तो जब गर्मी बढ़ती है तो इस लेक में जमा ये साल्ट पार्टिकल तो ऐसे ही रह जाते हैं, बाकी का जो पानी है, वाटर है, वो ड्राई हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो इस पूरे लेक में सैलिनिटी, लवणता धीरे धीरे बनने लगती है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज नॉट द लेक विथ फ्रेश वाटर। स्वच्छ पानी वाला लेक नहीं है, यहाँ पर खारा पानी मिलता है। मार्क दिस पॉइंट। अब बहुत सारे कॉपर क्रीक लाइक रिवर ड्रेन्स इनटू लेक आयर। इसके बाद एक काटी ठंडा, इसी को कहते हैं। एक और लेक मैंने बताया डिसअपॉइंटमेंट। तो देखो इसका नाम है डिसअपॉइंटमेंट लेक, लेकिन ये लेक सूख जाता है कुछ इस तरह से। लोग मान लो गूगल से गए, फॉलो करते हुए पहुंचे तो पता चला पानी ही नहीं है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। तो लेक डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है ये। एक लेक और है जो रिसेंटली न्यूज में आया, दैट इज द हिलर लेक। हिलर लेक है और इसका पानी रिसेंटली पिंक हो गया, तो बड़ा न्यूज में छपा है। क्वेश्चन था कि भाई इसका पानी पिंक क्यों हुआ, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अलगी। कुछ अलगी होते हैं, शैवाल होते हैं,
उनके कलर अलग अलग होते हैं। तो रेड अलगी यहां पर मिला जिससे इसका कलर लाल हो गया। एंड लास्ट वन इज सेंट क्लियर। तो सेंट क्लियर लेक इज द डीपेस्ट लेक इन ऑस्ट्रेलिया, लोकेटेड एट तस्मानिया। तस्मानिया के पास है ये। तस्मानिया इसका एक प्रोविंस है, आगे चलेंगे हम लोग देखेंगे तस्मानिया को भी। तो तस्मानिया में मिलता है सेंट क्लियर लेक एंड विच इज द डीपेस्ट लेक विथ फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर भी है और डीपेस्ट भी है। अब चलो नेक्स्ट फीचर लेते हैं, खत्म ही हो गया है, बस वेट फॉर अ मोमेंट। डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। डेजर्ट मतलब मरुस्थल। देखो ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट को अगर आपको प्रिपेयर करना है तो यू शुड कीप इन माइंड अ सिंपल स्टोरी। एक छोटा सा स्टोरी याद रखो और यू विल गेट द नेम ऑफ ऑल द डेजर्ट। अबाउट 70% geographical area of Australia has turned into desert। बदल गया ये डेजर्ट में। कभी हरियाली थी, क्योंकि ये पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट था, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस समय क्लाइमेट अलग रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे ये अलग जोन में शिफ्ट होता गया, टेम्परेचर बदला और ये पूरा डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। अब इस 70% एरिया में जो डेजर्ट मिलते हैं लोकली, वहां के स्थानीय लोग अलग अलग नामों से इनको जानते हैं। लेट अस चेक क्या क्या नाम है। तो सबसे पहले देखो कहानी ये है कि लार्जेस्ट लेक, लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। डेजर्ट को कर रहे हैं हम लोग, डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज विक्टोरिया डेजर्ट। अब देखो विक्टोरिया कौन थी? तो विक्टोरिया वॉज द क्वीन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की क्वीन थी, और जब उनका रूल था ऑस्ट्रेलिया पर तो उस समय ही इसका एक तरह से नाम रखा गया। विक्टोरिया नाम से हमें बड़ी सतर्कता रखनी है। रीजन बीइंग कि देखो विक्टोरिया नाम से कैपिटल हैं, आइलैंड्स हैं, विक्टोरिया के नाम से हमें वाटरफॉल्स मिलेंगे, विक्टोरिया के नाम से हमें लेक मिलेंगे। तो देयर आर सेवरल ज्योग्राफिकल फीचर नेम्ड आफ्टर द क्वीन विक्टोरिया। तो वी शैल कीप इन माइंड विक्टोरिया इज वन ऑफ द नेम एसोसिएटेड विथ कॉलोनियल पास्ट। ठीक है, अब विक्टोरिया के साथ चलते हैं। तो विक्टोरिया इज द लार्जेस्ट लेक, सबसे बड़ा डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया का। इसके बाद अगर हम देखें तो बहुत सारे और डेजर्ट मिलते हैं। तो जस्ट कीप इन माइंड सम फैक्ट कि विक्टोरिया के दो लड़के थे, एक का नाम था गिब्सन और दूसरे का नाम था सिम्पसन। सिम्पसन, ठीक है, विक्टोरिया के एक लड़के का नाम था गिब्सन और दूसरे का नाम था सिम्पसन। एक लड़का जो गिब्सन था वो जीएस पढ़ता था और दूसरा लड़का सिम्पसन सोशल स्टडी पढ़ता था। अभी नाम का मतलब लेंगे। और उसके बाद जो ये पढ़ाई करता था तो लोग ताना मारते थे कि भाई रानी का बेटा होके पढ़ाई करता है। नाउ को रिलेट ऑल द नेम विथ रियल नेम। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट सबसे बड़ा, सिम्पसन गिब्सन दूसरे डेजर्ट हो गए। जीएस का मतलब ग्रेट सैंडी, एसएस का मतलब स्टुअर्ट स्टोनी, और तानामी जो कहा हमने ताना मारने से तानामी। तो इस तरह से 6 बड़े डेजर्ट है जो ऑस्ट्रेलिया में है। और इन डेजर्ट के साथ और भी है, इसके साथ जो पूरा फॉर्मेशन है ऑस्ट्रेलिया का होता है। ये विक्टोरिया डेजर्ट है, क्वाइट और रग्ड एंड ड्राई प्लेस। सैंडी डिजर्ट, बहुत सारा सैंड है। तानामी डिजर्ट कभी सूखता नहीं है, थोड़ा बहुत पानी रॉक में मिलता है, इसीलिए इसको कहते हैं नेवर डाई। और ये है अपना सिम्पसन डिजर्ट, जहां पे एक सैंड ड्यून मिलता है जो बहुत लंबा है, लॉन्गिट्यूडनल। इसके बाद गिब्सन और स्टुअर्ट स्टोनी। तो स्टुअर्ट स्टोनी का जो स्टोन है वही उसका खास है, पूरा पत्थर वाला है, और गिब्सन का रेड है। चलो अब आते हैं रिवर्स इन ऑस्ट्रेलिया। रिवर्स, तो रिवर्स जो ऑस्ट्रेलिया में है वो हमें बस 2 ही याद रखने हैं। ज्यादा डेजर्ट हमें रिवर्स हमें याद नहीं रखने हैं। रिवर्स 2 रिवर्स हैं। पहली जो रिवर है इसका नाम है डार्लिंग रिवर। डार्लिंग रिवर, डार्लिंग इज द प्रिंसिपल रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। डार्लिंग और ये मर्रे है और ऊपर वाला डार्लिंग है। तो सबसे पहले मर्रे रिवर और ऊपर से जो आ रही है दैट इज डार्लिंग रिवर। डार्लिंग रिवर। तो देखो होता ये है
कि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इसी से सारी कहानी शुरू होती है। दिस एक्ट एज अ वाटर डिवाइड, यहाँ पे पानी पड़ता है तो इधर उधर ये घूमने लगता है पानी, और यही पानी जो है नदी का रूप ले लेता है। जो अपनी डार्लिंग रिवर है एंड मर्रे रिवर, इस दोनों के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन और कलेक्ट कर लेते हैं। वेरी फर्स्ट मर्रे मर्रे रिवर। तो मर्रे रिवर जो नीचे से जा रही है, स्नोई माउंटेन से नीचे वाली मर्रे रिवर, तो लॉन्गेस्ट रिवर इन ऑस्ट्रेलिया इज मर्रे रिवर, राइजिंग फ्रॉम स्नोई माउंटेन दैट इज ऑस्ट्रेलियन आल्प्स, और वहां से निकलकर ये सीधा चली जा रही है इधर जो कि गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है वहां पर ड्रेन हो जा रही है। ठीक है, एडिलेड के पास ये ड्रेन हो रही है। अब इस रिवर का इन्होंने बहुत ज्यादा यूज किया है, मल्टीपर्पस यूज किया है। इससे ये पानी निकाल कर पंप करते हैं, आसपास खेती भी करते हैं। तो देखो इससे क्या यहाँ पे बना, तो इसी से हम देखते हैं कि इस पूरे एरिया में, ये जो पूरा एरिया है क्वींसलैंड वगैरह का एरिया, ये पूरे एरिया में, और विक्टोरिया का प्रोविंस है पूरा, इस पूरे एरिया में हम देखते हैं कि यहाँ पर खेती बहुत अच्छा होता है, कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है, और दैट इज कवर्ड विथ अ ग्रास लैंड दैट इज कॉल्ड डाउन्स। यहीं पर डाउन्स का ग्रासलैंड मिलता है, और ये जो ग्रासलैंड है, यही ग्रासलैंड एक टेम्परेट ग्रासलैंड के फॉर्म में दिखता है। ठीक है, चलो आते हैं इसके बाद दूसरी रिवर लेते हैं, डार्लिंग रेंज। डार्लिंग रेंज इज अनदर वाइटल रिवर फ्लोइंग थ्रू द ऑस्ट्रेलिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डार्लिंग रेंज का अगर हम देखें डार्लिंग रिवर का, तो अभी ये पॉल्यूटेड हो गई है। रिवर इज सफर कर रही है बिकॉज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द अर्बन वेस्ट एज वेल एज केमिकल वेस्ट। तो जो पेस्टिसाइड वगैरह यूज करते हैं खेतों में, वो धीरे धीरे यहाँ पर जा रहा है। तो डार्लिंग रिवर। चलो आते हैं इसी पे एक खास इंफॉर्मेशन है विच इज ग्रेट आर्टेसियन बेसिन। अब लास्ट का एक है, नेक्स्ट लेते हैं द ग्रेट आर्टेसियन बेसिन। तो देखो आपका जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े एरिया, पर्टिकुलरली ऊपर वाला जो एरिया है ये क्वींसलैंड है। तो इस पूरे एरिया में जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो है इसका सॉसर शेप में होना। सॉसर शेप का मतलब कि तस्तरी नुमा होना, प्लेट की तरह। इसका पूरा लैंड फॉर्म कुछ ऐसे बनता है, कुछ ऐसे ये पूरा लैंड फॉर्म का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है कि अगर दोनों तरफ रेनफॉल होगा तो आफ्टर द रेनफॉल वाटर कम्स थ्रू द होल, धीरे धीरे पानी खुद ही फब्बारों के रूप में बाहर निकलने लगता है। लाइक यहाँ पे देखो एक पॉन्ड में नीचे से पानी आ रहा है। तो ये फीचर नोवेयर एल्स फाउंड, दुनिया में और कहीं नहीं मिलता है। इसी को कहते हैं हम लोग ग्रेट आर्टेसियन बेसिन या उस्तृत कूप। ये पूरा क्वींसलैंड वाला पार्ट है, ये इधर वाला, इसी क्वींसलैंड वाले पार्ट में ये दिखता है। ये नीचे साउथ वेल्स, नीचे विक्टोरिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो ये पूरा जो पार्ट है वो हमें दिखता है क्वींसलैंड में। ठीक है, लगभग 22% ऑफ कॉन्टिनेंट इज कवर्ड विथ आर्टेसियन बेसिन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी बन चुका है, एनडीए में आ चुका था। ग्रेट आर्टेसियन बेसिन इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो दैट इज क्वींसलैंड। अब थोड़ा सा है ओशियनिक पार्ट। तो ओशियनिक पार्ट जो ऑस्ट्रेलिया का है, आई विल डिस्कस दिस along with other कंटेंट। तो ये सारी चीजें आगे डिस्कस होंगी, पहले इसी को डाइजेस्ट करें, बार बार देखें इसको, ये पूरा लंबा है। तो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सेशन में मैं उस पर भी डिस्कस कर दूंगा। तब तक वृंदा एकेडमी पर सीसैट की क्लासेस भी चल रही हैं। जिनको भी सीसैट में प्रॉब्लम आ रही है, दे कैन कॉल ऑन गिवन नंबर, इन पर कॉल कर सकते हैं और फिर डिटेल जान सकते हैं। कोर्स फीस जस्ट अबाउट 499। साथ में एक डीएसएसबी का बहुत अच्छा फॉर्म आया है, दैट इज सेक्शन ऑफिसर है दिल्ली गवर्नमेंट में, और इसकी भी कोर्स सेम प्राइस पे चल रही है। तो ये ऑनलाइन क्लास कोर्सेज का फी है। रेस्ट ऑफ द थिंग
मैप को पढ़िए, रिवाइज करिए, इंफॉर्मेशन इसी से एग्जाम में दिखाई पड़ेंगे। आई विल ब्रिंग मोर टॉपिक्स ओवर द टाइम, एंड मीनवाइल ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।